जियांग जे एक टॉप क्लास अमीर खानदान का इकलौता वारिस। मेरे डैड को लगा कि मैं घर बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी ही कंपनी में एक इंटर्न बनाकर भेज दिया। और मेरी डायरेक्ट बॉस वही मशहूर आइस क्वीन सीईओ शिन जियों है। उसे लगता है कि मैं कोई बड़ी सिफारिश लगवाकर आया हुआ एक निकम्मा इंसान हूँ, और बाकी के कलीग्स को लगता है कि मैं बस गिनती पूरी करने आया हूँ, एकदम वेली मछली की तरह। इन बेचारों को ये नहीं पता कि जिस कंपनी के कोड को देकर इनके तोते उड़े हुए हैं, वो कोड मैंने अपनी भयंकर बोरियत में यूं ही टाइम पास करते हुए लिख दिया था। इन्हें ये भी नहीं पता कि जिस कॉम्पिटिटर ने टेंडर की बोली में इनकी नाक में दम कर रखा है, वो कंपनी किसी और की नहीं बल्कि मेरे बचपन के पक्के लंगोटिया दोस्त की है। और भाई, इन्हें तो दूर दूर तक भनक नहीं है कि मैं रोज सुबह ऑफिस बस यही तमाशा देखने आता हूँ कि ये खुद को 30 मार खां समझने वाले एलिट क्लास के लोग आखिर किस लेवल के अजीब नमूने हैं। इसे कहते हैं एक सिफारिशी एम्प्लॉय की खुद की सेल्फ ट्रेनिंग। लाइफ में कोई रोमांस या चक्कर पालना ही नहीं है, कोई फ्लर्टिंग या नैन मटका नहीं। अपना सीधा फंडा है, मन और शरीर को एकदम खुश रखो और सामने वाले के हर फालतू एटीट्यूड का परमानेंट इलाज करो। तो भाई, मेरा नाम है जियांग जे। नौकरी के पहले ही दिन मैं आराम से लेट हो गया। बहुत बढ़िया। जब निकम्मा होने का रोल मिला है तो उसकी शुरुआत अटेंडेंस की लंका लगाने से ही होनी चाहिए। अब वो जो एचआर डिपार्टमेंट वाली दीदी थी, वो मुझे सीईओ कैबिन के दरवाजे तक ले गई। उनके चेहरे के भाव बड़े मिक्सचर जैसे थे। मन ही मन मुझे डांटना चाहती थी, पर डर के मारे हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं खुद साक्षात चेयरमैन साहब का भेजा हुआ वीआईपी बंदा था, एकदम सर्टिफाइड सिफारिशी केस। उन्होंने दरवाजे पर नॉक किया तो अंदर से आवाज आई, आ जाओ। आवाज इतनी ठंडी थी मानो अभी अभी डीप फ्रीजर से निकाली हुई कड़कड़ाती हुई सोडा वाटर की बोतल खुली हो। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, कैबिन बहुत बड़ा था। उस बड़ी सी कांच की खिड़की से आधे शहर का आलीशान नजारा साफ दिख रहा था। और उस भारी भरकम मेज के पीछे बैठी थी एक औरत, शरीर पर एकदम कड़क परफेक्ट फिटिंग वाला काले रंग का सूट, बाल पीछे एकदम कायदे से बंधे हुए, बिल्कुल नीट और क्लीन। उन्होंने अपना सिर तक नहीं उठाया, उनकी नजरें सीधे फाइलों पर गड़ी हुई थीं। एचआर वाली दीदी की आवाज डर के मारे थोड़ी थरथराते हुए निकली, किन जोंग, ये नए इंटर्न आए हैं जियांग जे। मेज के पीछे बैठी वो औरत यानी अपनी किन जियों, हमारी कंपनी की एग्जीक्यूटिव सीईओ, नौकरी पेशा लोगों की बेताज बादशाह। उन्होंने आखिरकार अपना सिर उठाया। आंखें तो बहुत ही खूबसूरत थीं, लेकिन उनमें रति भर का इमोशन नहीं था, बिल्कुल कांच की 2 काली गोटियों जैसी सूनी। उन्होंने अपनी वो एक्स-रे जैसी नजरें मेरे ऊपर घुमाई। मेरे उस सिकुड़े मुरझाए हुए साधारण से टी शर्ट से लेकर मेरे पैर के उन सस्ते कैनवस जूतों तक गईं जो बस फटने ही वाले थे, और फिर आकर मेरे चेहरे पर ब्रेक मार दिया। मैंने सिचुएशन को संभालने के लिए उन्हें देकर एक बतीसी दिखाने वाली प्यारी सी स्माइल दी, पर मैडम के चेहरे पर 1% भी रौनक नहीं आई, बल्कि उनकी भौहें गुस्से में थोड़ी और सिकुड़ गईं। बायोडेटा मैंने तुम्हारा देख लिया है, उन्होंने बात शुरू की। आवाज भले ही बहुत तेज नहीं थी, पर सीधे सीने को चीरती हुई जा रही थी। विदेश की कोई तीसरे दर्जे की फालतू यूनिवर्सिटी, पढ़ाई का सब्जेक्ट भी काम से मैच नहीं करता, और लाइफ में कभी कोई इंटर्नशिप करने का ढोंग तक नहीं किया। वो एक पल के लिए रुकी, टेबल से मेरा वो रिज्यूमे उठाया और उसे अपनी 2 उंगलियों से ऐसे पकड़ा मानो कोई घिनौनी गंदी चीज उठा रही हो। जियांग जे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम किस रसूखदार की सिफारिश से यहाँ घुसे हो। मेरे इस दरबार में सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो अपनी औकात और वैल्यू साबित करो, वरना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। उन्होंने वो रिज्यूमे सीधे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। एक्शन बहुत ही धीमा था, पर भाई, बेइज्जती एकदम 100 तौले की कड़क थी। उसे देखकर एचआर वाली दीदी की तो मानो सांस ही अटक गई, पर तुम्हारा भाई तब भी ढीठों की तरह मुस्कुरा रहा था। जी बिल्कुल, किन जोंग, मैंने कहा। मैं एकदम जी जान लगाकर काम करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि लाट खाकर बाहर न जाना पड़े। किन जियों की आंखें और ज्यादा बर्फीली हो गईं। उन्हें पता लग गया कि ये लड़का न सिर्फ महानिकम्मा है, बल्कि इसकी चमड़ी भी बहुत मोटी है और ये भयंकर ढीठ है। उन्होंने तुरंत इंटरकॉम उठाया और मैनेजर जू को फौरन अंदर आने का हुक्म सुना दिया। पलक झपकते ही एक भाई साहब, जिनका सिर बीच से बिल्कुल साफ सुथरा मैदान यानी सेमी बाल्ड था, दौड़ते हुए अंदर आए। जी किन जोंग, आपने याद किया? अरे, ये नया इंटर्न जियांग जे है क्या? किन जियों ने मेरी तरफ उंगली से इशारा किया। इसे अपने प्रोजेक्ट वाले डिपार्टमेंट में ले जाओ और इसकी लिमिटेड बुद्धि के हिसाब से कोई छोटा मोटा काम थमा दो। उन्होंने उस लिमिटेड बुद्धि के हिसाब से वाले शब्दों पर इतना भारी वजन दिया कि मैनेजर जाओ एक झटके में सारा गेम समझ गए। जी बिल्कुल किन जोंग, आप एकदम बेफिक्र रहिए, सब चकाचक हो जाएगा। वो मुझे हाथ पकड़कर ऑफिस से बाहर ले आए, और भाई, जैसे ही ऑफिस का दरवाजा बंद हुआ, मैनेजर जाओ का गिरगिट जैसा रंग बदल गया। उनके चेहरे पर मक्खन लगाने वाली तेल से लथपथ मुस्कान तैरने लगी। अरे छोटे जियांग, सही नाम लिया ना मैंने? होनहार वीरवान के होठ चीकने पात, तुम तो बड़े स्मार्ट और टैलेंटेड दिखते हो। भाई, मैं मन ही मन सोचने लगा कि मैंने अभी ढीठपने के अलावा अपनी कौन सी कलाकारी दिखा दी जो ये फिदा हो गए। मैनेजर जू, आप तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। अरे अरे, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है भाई, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। उन्होंने बड़े हक से मेरे कंधे पर हाथ थपथपाया। अब से हम सब एक ही थाली के चटे बटे हैं, एक ही परिवार हैं। हमारे प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में अभी हाल ही में एक बहुत ही भारी भरकम प्रोजेक्ट आया हुआ है। सबके सब काम के मारे पागलों की तरह भाग रहे हैं, एकदम उथल पुथल मची है। तुम अभी बिल्कुल
बिल्कुल नए नवेले आए हो तो पहले यहाँ की हवा पानी को समझो, माहौल देखो, काम पकड़ने की कोई हड़बड़ी नहीं है। वो मुझे एक खाली पड़ी मेज के पास ले गए। तुम आराम से यहाँ विराजो, कंप्यूटर बिल्कुल नया नवेला है, ब्रांड न्यू। कोई भी चीज चाहिए हो तो बिना शर्माए अपने इस भाई को याद करना। तो फिर मेरा काम? मैंने धीरे से पूछा। तो मैनेजर जाओ ने हंसते हुए कहा, अरे काम की इतनी आफत क्या है भाई, तुम पहले कंपनी के पुराने पेपर्स देख लो, हमारे यहाँ के तौर तरीके और कॉर्पोरेट कल्चर को अच्छी तरह समझ लो। उन्होंने मेरे सामने एक मोटी तगड़ी एम्प्लॉय हैंडबुक पटक दी। मैंने जैसे ही उसका पहला पन्ना पलटा, भाई साहब, पहले ही पन्ने पर क्वीन जियो की चमचमाती फोटो लगी थी और नीचे उनके नामी गिरामी कारनामों का पूरा इतिहास छपा था। नामी आईवी लीग यूनिवर्सिटी से डबल डिग्री, कॉलेज खत्म होते ही सीधे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक में धमाकेदार एंट्री और सिर्फ 3 साल के अंदर बड़ी अफसर बन गई। और फिर मेरे पिताजी ने तगड़ा पैसा फेंकर इन्हें अपनी कंपनी में खींच लिया और इन्होंने 5 साल के भीतर कंपनी की औकात और मार्केट वैल्यू को सीधे 10 गुना बढ़ा दिया। भाई, बंदी सच में बहुत कड़क और खतरनाक खिलाड़ी थी, इसलिए उनका मेरे जैसे आराम पसंद इंसान को कीड़ा मकोड़ा समझना बिल्कुल जायज था। मैंने तसल्ली से वो भारी भरकम किताब अपने चेहरे पे रखी और चादर तानकर सो गया। भाई, जब निकम्मे का रोल मिला है तो फुल ड्रामा होना चाहिए ना। पता नहीं मैं कितनी सदियों तक सोता रहा। तभी अचानक खटखट करती हुई हाई हील्स की आवाज दूर से आती हुई ठीक मेरी मेज के पास आकर थमी। पर आपका भाई टस से मस नहीं हुआ। जियांग जे, वो साक्षात किन जियो की ही कड़क आवाज थी। मैंने झटके से वो किताब चेहरे से हटाई और अपनी सोई हुई आंखें मालीन। अरे किन जोंग, बताइए क्या सेवा की जाए, कोई हुक्म? उनके ठीक पीछे मैनेजर जाऊ खड़े थे, जिनके चेहरे से पसीने की नदियां बह रही थीं, मानो अभी जेल जाने वाले हों। और दफ्तर के बाकी जितने भी लोग थे, उन्होंने अपना सिर शुतुरमुर्ग की तरह डेस्क के नीचे घुसा रखा था, जैसे कोई बम फटने वाला हो। तो मिस्टर जियांग जे, ये है तुम्हारा कंपनी के तौर तरीके और कल्चर को समझने का अनोखा स्टाइल? किन जियो ने दांत भींचकर पूछा। रिपोर्ट किन जोंग। मैंने अपने हाथ की उस भारी किताब को ऊपर हवा में लहराया। मैंने ये पूरी रामायण पढ़ ली है, बहुत डीप रियलाइजेशन हुई है, इसलिए इसे अच्छी तरह हजम और डाइजेस्ट करने के लिए एक छोटी सी नींद की सख्त जरूरत थी। ये सुनते ही दफ्तर के कोने कोने से कुछ लोग अपनी दबी हुई हंसी रोक नहीं पाए और फुसफुसाहट होने लगी। इसे देख किन जियो का चेहरा गुस्से के मारे बिल्कुल तवे जैसा काला पड़ गया। मैनेजर जो, उन्होंने मेरी तरफ देखना भी अपनी तौहीन समझा। अगर आपके इस डिपार्टमेंट के लोग इतने ही वेले और फालतू बैठे हैं तो बाजार से 2-4 प्रोजेक्ट और उठा लाइए। मैनेजर जो का चेहरा पल भर में बिल्कुल सफेद पड़ गया। नहीं नहीं, अरे बिल्कुल नहीं किन जोंग, हम तो बहुत बिजी हैं, सच में सांस लेने की फुर्सत नहीं है। अगर सच में इतने बिजी हो, किन जियो की तीखी नजरें दोबारा घूमकर मेरे ऊपर आकर टिक गईं, तो इस महानुभाव को भी थोड़ा काम थमाओ। जैसे कि पिछले कई सालों के जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स के पेपर्स बिखरे पड़े हैं, उन सब का डेटा अरेंज करके फाइलिंग करो। मैनेजर जाओ का तो दिमाग ही सन्न रह गया। क्या सारे के सारे? किन जोंग, वो तो कई 100 GB का कचरा डेटा है, उसमें तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा। किन जियो अपनी वही कड़कड़ाती हाई हील्स की आवाज करती हुई हवा के झोंके की तरह चली गईं और उनके जाते ही हवा में एक ऐसी खुशबू ठहर गई जो साफ कह रही थी, बेटा दूर ही रहना वरना भस्म हो जाओगे। मैनेजर जाओ रोता हुआ सा मुंह बनाकर मेरे पास आए और कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक ड्राइव की तरफ इशारा किया। छोटे जियांग भाई, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ये भाई तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, पर ऊपर से डंडा आया है, अब कोई रास्ता नहीं है। अरे मैनेजर जाओ, आप लोड मत लो। मैंने उस फोल्डर पर डबल क्लिक करके देखा तो भाई साहब, अंदर फाइलों के नाम ऐसे अतरंगी थे कि सिर घूम जाए। फाइनल वर्जन, फाइनल कन्फर्म्ड वर्जन, इस बार पक्का फाइनल, अब चेंज नहीं होगा वर्जन, मर जाऊंगा पर अब नहीं बदलूंगा वर्जन। वाकई में मेरी औकात के हिसाब का ही फालतू काम था। कोई आम इंसान होता तो इसे ठीक करने में पूरा 1 हफ्ता बाल नोचता। मैंने मैनेजर जाओ के ठीक सामने पहली फाइल ओपन की और फिर चुपके से कंप्यूटर में माइनस्वीपर गेम चालू कर दिया। मैनेजर जू का मुंह अचराज के मारे खुला का खुला रह गया। आखिरी में उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा और वो खींचते हुए वहां से 9-2-11 हो गए। पूरी दोपहर राजा बाबू की तरह गेम खेला और जब ऑफिस बंद होने का टाइम आया तो मैंने एक बढ़िया सी अंगड़ाई ली, फिर उस फोल्डर को सेलेक्ट किया और मुश्किल से 10 लाइन का एक छोटा सा ऑटोमेशन कोड स्क्रिप्ट लिख मारा। उसमें नेमिंग रूल सेट किए, कीवर्ड्स के हिसाब से कैटेगरी बनाई, ऑटोमेटिक इंडेक्स तैयार किया और माउस से डबल क्लिक करके प्रोग्रेस बार को दौड़ा दिया। मैं आराम से कैंटीन गया, अपने लिए एक कड़क कॉफी बनाई और जब वापस लौट कर आया तो प्रोग्रेस बार बिल्कुल 100% पर आकर रुक चुका था। वो कई 100 GB का जो भयंकर रायता फैला हुआ था, वो अब बिल्कुल एक एक करके कायदे से कैटेगरी में बंट चुका था और बकायदा इंडेक्स के साथ चकाचक सेट था। इसलिए मैंने अपनी कॉफी की आखिरी घूंट भरी, अपना कार्ड पंच किया और ऑफिस से घर के लिए रफू चक्कर हो गया। दूसरे दिन मैं फिर से बिल्कुल घड़ी की सुई मिलाकर टाइम पर कंपनी पहुंचा। अभी सीट पर बैठा ही था कि मैनेजर जाओ हांफते हुए मेरी तरफ लपके। छोटे जियांग, वो फाइलों का काम हो गया क्या? मैंने बड़े आराम से कहा, हाँ जी सब सेट है। उन्हें रति भर भरोसा नहीं हुआ, आंखें नचाकर बोले, कहाँ है, दिखाओ जरा। मैंने कंप्यूटर की तरफ उंगली दिखाई। वो थोड़े शक के साथ सीट पर विराजमान हुए, फोल्डर पर क्लिक किया और भाई साहब वो वही फ्रीज हो गए। वो माउस को ऊपर नीचे करके बार बार फिलों को देख रहे थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे बदले जैसे पहले शक, फिर भयानक शौक और आखिरी में ऐसा लगा मानो दिन दहाड़े कोई छुड़ैल देख ली हो। ये सब तुमने अकेले सिर्फ एक दोपहर में निपटा दिया? हाँ जी, मैंने एक लंबी उबासी लेते हुए कहा। इसमें क्या था, बस माउस हिलाने का खेल था, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। मैनेजर जू मुझे ऐसे घूर रहे थे मानो मंगल ग्रह से उतर हुआ कोई अनोखा एलियन देख रहे हो। ठीक उसी पल अपनी वही साक्षात यमराज जैसी 10 सेंटीमीटर की हाई हील्स खटखटाती
हुई किनजियो राउंड मारते हुए उधर ही आ निकली। फाइलों का काम कहाँ तक पहुंचा? उन्होंने मैनेजर जो से सवाल दागा, लेकिन उनकी वो नुकीली नजरें मेरी तरफ थीं, जिनमें साफ साफ ताना मारने का अंदाज था। उन्हें पक्का यकीन था कि मैंने एक फाइल को हाथ तक नहीं लगाया होगा। मैनेजर जो एक झटके में स्प्रिंग की तरह खड़े हो गए। खिनजोंग, आप जरा खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए। उन्होंने कंप्यूटर की स्क्रीन को घुमाकर खिनजियो के सामने कर दिया। किनजियो की नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, भाई साहब। उनके उस जन्म से जमे हुए बर्फ जैसे चेहरे पर पहली बार एक ऐसा भाव आया जिसे दुनिया शॉक या सरप्राइज कहती है। लेकिन अपनी लेडी डॉन का वो सरप्राइज सिर्फ 3 सेकंड ही टिका। उन्होंने तुरंत खुद को संभाला और वापस वही सब मेरी मुट्ठी में है वाला कड़क चेहरा बना लिया। लगता है तुम्हें फाइलों को कायदे से लगाने का पुराना तजुर्बा है, उन्होंने कहा। आवाज बिल्कुल सपाट थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये तारीफ कर रही हैं या ताना मार रही हैं। मैंने कहा, हाँ ठीक ठाक ही है। पहले कॉलेज के दिनों में एक लाइब्रेरी वाली आंटी के लिए हाथ साफ किया था। भाई मैंने झूठ नहीं बोला था। कॉलेज के टाइम पर मुझे हमारी लाइब्रेरी का सर्च सिस्टम इतना घटिया लगा कि मैंने यूं ही बैठे बैठे उनके लिए एक नया चमचमाता हुआ सर्च सॉफ्टवेयर लिख दिया था। लाइब्रेरी वाली आंटी इतनी खुश हुई कि उन्होंने मुझे पनीर टिक्का खिलाया था। किनजियो ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुझे एक गहरी नजर से देखा। उनकी आंखों में आज का शक कल से थोड़ा और ज्यादा गाढ़ा और कॉम्प्लेक्स था। और फिर वो खटखट करती हुई आगे बढ़ गई। मैनेजर जो तुरंत मेरे पास आए, गर्दन झुकाकर फुसफुसाए, छोटे जियांग भाई, सच सच बताना भाई, तुम कहीं छुपे रुस्तम या अंडरकवर डॉन तो नहीं हो ना? अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा। मैं तो सचमुच का टाइम पास निकम्मा हूँ। तो क्या तुम्हारा ये हाथ इतनी प्रैक्टिस के बाद हुआ है? उन्हें अभी भी दाल में कुछ काला लग रहा था, पर उन्होंने ज्यादा कुरेदा नहीं। आखिर मैं एक टरगा सिफारिशी बंदा था, तो कोई सीक्रेट हुनर होना आम बात थी। इस कांड के बाद प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में मेरी इज्जत और औकात में थोड़ा सा बदलाव आया। वो लोग दिल से तो मुझे अब भी निकम्मा ही मानते थे, पर अब मैं एक ऐसा निकम्मा था जो जरूरत पड़ने पर काम आ सकता था। कम से कम जब भी किसी का कंप्यूटर दम तोड़ता तो वो मुझे ही आवाज लगाते। जियांगजे, देखना जरा मेरा कंप्यूटर अचानक नीला क्यों पड़ गया? जियांगजे, ये कमबख्त प्रिंटर कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? और आपका भाई हमेशा दुनिया का सबसे पुराना और अचूक देसी नुस्खा अपनाता, एक बार बंद करके चालू करो रीस्टार्ट, या तार निकालकर दोबारा ठूंस दो। भाई 90% बीमारियां तो इसी से ठीक हो जाती थीं। बाकी बची 10% के लिए मैं सीधे कह देता, ये तो परमानेंट शहीद हो गया है, नया मंगवाओ। अपना निकम्मे वाला रोल बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए ना। अब एक दिन सुबह सुबह कंपनी का एक ऑफिशियल मेल टका, जिसमें लिखा था कि आपस में प्यार, मोहब्बत और टीम बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए इस वीकेंड पर शहर के बाहर एक रिजॉर्ट में 2 दिन और 1 रात का टीम बिल्डिंग ट्रिप रखा गया है। मुझे वो मेल का नाम देखते ही सिरदर्द होने लगा, क्योंकि ये कॉर्पोरेट वाली टीम बिल्डिंग कुछ और नहीं बल्कि एम्प्लॉइज को किसी दूसरी जगह ले जाकर नए तरीके से टॉर्चर करने का बहाना होती है। और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। फ्राइडे की दोपहर को 2-4 बड़ी बसों में भरकर हमें एक ऐसी सुनसान जगह पर उतार दिया गया जहां परिंदा भी पर न मारे। हमारी लीडर वही एचआर डिपार्टमेंट की हर बात पर चहकने वाली मैडम मैनेजर थी। बस से उतरते ही उन्होंने हम सबको घटिया क्वालिटी के मिलिट्री वाले कपड़े कैमफ्लाज बांटना शुरू कर दिया। प्यारे साथियों, आप सबकी इच्छा शक्ति और सब्र को टेस्ट करने के लिए अब हम चुनौतियों का एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टास्क है, उन्होंने अपना गला साफ करते हुए घोषणा की, 3-लेगेड रेस, 3 पैरों की दौड़। मैंने अपने आसपास उन मिलिट्री कपड़ों में सजे जिंदगी से हारे हुए मुर्गों जैसे सहकर्मियों को देखा तो मुझे ये पूरा सीन किसी कॉमेडी फिल्म जैसा लगा। भाई कमाल की बात ये थी कि किनजियो भी आई थी। उन्होंने वो फालतू कपड़े नहीं पहने थे बल्कि एक स्मार्ट स्पोर्ट्स आउटफिट में थी। लेकिन आफत ये थी कि उन्हें भी इस नौटंकी में हिस्सा लेना पड़ा, जिससे उनका चेहरा रोज से ज्यादा कड़क और गुस्से से तमतमाया हुआ था। अब जोड़ियां बनाने के लिए पर्चियां निकाली जाने लगी। मैंने अपने हाथ की पर्ची देखी, उस पर लिखा था नंबर 7। और फिर मैंने अपनी खुली आंखों से देखा कि किनजियो ने बॉक्स में हाथ डालकर एक पर्ची निकाली। उन्होंने जैसे ही उसे खोला, उस पर भी बड़ा बड़ा 7 लिखा था। भाई साहब, मुझे लगा आसपास का तापमान अचानक -10 डिग्री गिर गया हो। किनजियो ने भी मेरे हाथ का नंबर देख लिया था। उन्होंने मुंह से तो एक शब्द नहीं निकाला, पर उनकी आंखें साफ साफ चिल्ला रही थीं, हे भगवान, इस धरती पर इस महानिकम्मे के अलावा कोई और नहीं बचा था क्या? अब मैं क्या करता? मैं खुद अंदर से रो रहा था कि कहां फांस गया। तभी एचआर मैनेजर ने जोर से सीटी बजाई और हम दोनों को मजबूरी में एक दूसरे के बगल में सटकर खड़ा होना पड़ा। एक लाल रंग की रस्सी से हम दोनों के एक एक पैर को आपस में जकड़कर बांध दिया गया। उनके पैर काफी स्लिम और बिल्कुल परफेक्ट शेप में थे। ट्रैक पैंट्स के ऊपर से भी मैं उनकी टॉन्ड मसल्स को महसूस कर सकता था। वो कोई ढीली ढाली बॉडी नहीं थी, बल्कि रोज जिम में पसीना बहाकर कमाई गई कड़क फिटनेस थी। मुझे पीछे मत घसीटना, समझे? उन्होंने एकदम ठंडे लहजे में चेतावनी दी। अरे किनजोंग, आप बिल्कुल लोड मत लो, मैं आपके कदम से कदम मिलाकर परछाई की तरह चलूंगा, मैंने ढीठों की तरह मुस्कुराते हुए कहा। और मुकाबला शुरू हुआ। सीटी बजते ही बाकी के लोग पागलों की तरह आगे लपके। कोई धड़ाम से गिर रहा था तो कोई किसी का पैर कुचल रहा था। पूरा का पूरा रायता फैल गया था। किनजियो का एक परफेक्ट डाम था। 1 2 1 2। वो मुंह से काउंटिंग कर रही थी और मैं भी पूरी वफादारी से उनके कदम से कदम मिला रहा था। पर भाई, मैं तो ठहरा सर्टिफाइड निकम्मा। मैंने जानबूझकर 2-4 कदम चलने के बाद एक जोर की आह की आवाज निकाली, पैर मोड़ा और सीधे उनके नाजुक कंधों के ऊपर जाकर लैंड हो गया। मुझे उनके बालों की एक बहुत ही भीनी सी खुशबू आई। वो कोई वैसे तेज या तीखी खुशबू नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही नेचुरल भीनी सी शैम्पू की महक थी, जैसे तेज बारिश के बाद किसी शांत जंगल की मिट्टी महकती है। किनजियो की बॉडी एक पल के लिए एकदम कड़क पत्थर जैसी हो गई। उन्होंने रिफ्लेक्सिवली मुझे थमा। उनके हाथों की ग्रिप में सच में काफी दम था। ये क्या बदतमीजी है? उनकी आवाज में गुस्से का ज्वालामुखी फटने ही वाला था। मैंने तुरंत खुद को सीधा किया। सॉरी मैडम, चलिए दोबारा रिदम पकड़ते हैं। ठीक है किनजोंग,
जोंग, चलिए फिर से चलते हैं, इस बार आपका भाई सुधर गया। मैंने दोबारा कोई नौटंकी करने का रिस्क नहीं लिया। किन जियो की स्पोर्ट्स स्किल्स और टाइमिंग सच में लाजवाब थी। देखते ही देखते हमने आगे चल रही उन लंगड़ाती गिरती जोड़ियों को बहुत पीछे छोड़ दिया और फिनिश लाइन बिल्कुल आंखों के सामने आ गई। हम लोग बिल्कुल सेकंड नंबर पर चल रहे थे और पहले नंबर पर वो 2 जिम जाने वाले सांड जैसे लंबे चौड़े लड़के थे। अब फिनिश लाइन के ठीक पास आते ही मुझे लगा कि एक निकम्मे के रोल के हिसाब से तो मेरा परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा ही मेडल जीतने वाला हो गया है। मुझे अपनी वो फ्लॉप छवि बचानी ही होगी। इसलिए फिनिश लाइन से ठीक 3 मीटर पहले मेरे जूते का फीता लेस अचानक खुल गया और फिर मैंने गलती से अपने ही फीते पर पैर रख दिया और फिर मैं जो धड़ाम से मुंह के बल गिरा तो अपने साथ साथ किन जियो को भी लपेटकर नीचे गिरा दिया। भाई साहब, इस बार वो पूरी की पूरी मेरे ऊपर आकर गिरी थी। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। सब लोग अपना काम छोड़कर बस हम दोनों को आंखें फाड़कर देख रहे थे। किन जियो का चेहरा मेरे चेहरे से मुश्किल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर था। मैं उनके चेहरे के वो बारीक से तिल भी सांप देख सकता था। उनकी आंखों में आज पहली बार गुस्से के अलावा कोई और अजीब सा भाव दिख रहा था। वो था भयंकर शौक और एक हल्की सी घबराहट। उनकी सांसें काफी तेज चल रही थीं, जो मेरे चेहरे पर बिल्कुल गर्म हवा के झोंके जैसी लग रही थीं। तुमने ये जानबूझकर किया ना? उन्होंने अपने दांत भींचते हुए दबी आवाज में पूछा। अरे मैडम, फीता खुल गया था, आप खुद देख लो। मैंने बिल्कुल गाय जैसा मासूम चेहरा बनाकर अपने पैर की तरफ इशारा किया। उन्होंने नीचे देखा और फिर वो बिल्कुल खामोश हो गई। वो मेरे ऊपर से उठी, अपने कपड़ों को झाड़कर ठीक किया, पैर की रस्सी खोली और बिना एक बार भी पीछे मुड़कर देखे सीधे फिनिश लाइन की तरफ अकेली बढ़ गई। नतीजा ये हुआ कि हम पूरे मुकाबले में सबसे आखिरी नंबर पर आए। हमारे वो एचआर मैनेजर भाई साहब सिचुएशन संभालने के लिए दौड़ कर आए। अरे कोई बात नहीं, भाईचारा पहले है, मुकाबला बाद में, हिस्सा लेना ही सबसे बड़ी बात है। मैंने दूर जाती हुई किंजियों की पीठ को देखा। उनके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। भाई, मुझे अच्छे से पता था कि वो ठंड से नहीं बल्कि गुस्से के मारे थरथरा रही थी। रात को सब लोग आग बोन फायर के चारों तरफ घेरा बनाकर बैठ गए। गाना बजाना और गेम्स का दौर शुरू हुआ। तभी उस एचआर मैनेजर के अंदर का कीड़ा फिर जागा। तो देवियों और सज्जनों, अब हम खेलेंगे सबका मनपसंद गेम, ट्रूथ और डेयर। बोतल घूमने लगी। सबके सब अपनी सांसें रोके बैठे थे, सिर्फ तुम्हारे भाई को छोड़कर, क्योंकि मैं पूरी शिद्दत और ध्यान से अपने हाथ का भुना हुआ चिकन विंग्स चबाने में व्यस्त था। भाई, इस रिजॉर्ट के चिकन विंग्स में सचमुच दम था। बोतल कई चक्कर घूमी। 2-4 सीधे सादे लोगों की बलि चढ़ी। उन्हें छोटे मोटे टास्क मिले और फिर किस्मत का पहिया घूमा और बोतल का मुंह सीधे अपनी किन जियो के सामने आकर रुक गया। पूरा महफिल शोर से गूंज उठा। हर कोई इस कड़क लेडी बॉस की पर्सनल लाइफ की गॉसिप जानने के लिए मरा जा रहा था। हाँ तो क्विन जोंग, बताइए, सच ट्रूथ या हिम्मत डेयर? एचआर मैनेजर का चेहरा ऐसा था मानो उन्हें मुफ्त का तमाशा देखने को मिल गया हो। ट्रूथ, क्विन जियो ने बिना 1 सेकंड गंवाए कड़क आवाज में कहा। एचआर मैनेजर ने अपने हाथ मले। चलो, बहुत बढ़िया। तो मैडम, वो सवाल जिसका जवाब पूरी कंपनी जानना चाहती है, क्या अभी आपकी लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड है? भाई साहब, सबके कान खड़े हो गए। सन्नाटा छा गया। किन जियो ने अपने सामने रखा जूस का ग्लास उठाया, एक घूंट भरी। आग की लपटों की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उनके मन का हाल पढ़ना नामुमकिन था। नहीं, उन्होंने बहुत ही छोटा और कड़क जवाब दिया। एचआर मैनेजर एक्साइटमेंट में एक और सवाल दागने ही वाले थे कि टास्क खत्म। क्विन जियो ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। टोन ऐसी थी कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाए। मैनेजर साहब ने भी भीगी बिल्ली बनकर चुपचाप दोबारा बोतल घुमा दी और भाई, इस बार वो बोतल घूमकर बिल्कुल सीधे मेरे नथुनों के सामने आकर ब्रेक मार गई। मैंने मुंह से चिकन की हड्डी थूकी और बोला, मैं डेयर चुनता हूँ। ट्रूथ में कोई थ्रिल नहीं है। वैसे भी अगर मैं अपना सच उगल देता तो इन बेचारों के हाजमे खराब हो जाते। कोई यकीन ही नहीं करता। एचआर मैनेजर की आंखें चमक उठी। वाह भाई, ये हुई ना मर्दों वाली बात, एकदम धांसू। उन्होंने पास बैठे 2-4 खुराफाती लोगों के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर एक शातिर और अतरंगी मुस्कान दी। जियांगजे, तुम्हारा डेयर टास्क ये है। उन्होंने उंगली से इशारा किया कि जाओ और हमारी परम आदरणीय किन जोंग को एक रोमांटिक डांस के लिए इनवाइट करो। मैंने उनकी उंगली की सीध में देखा। किन जियो आग के उजाले से दूर थोड़े अंधेरे में बैठी थी। ये बात सुनते ही उन्होंने अपना सिर उठाया। उनकी वो नुकीली नजरें सीधे आग की लैप्टन को चीरते हुए मेरे ऊपर आकर गड़ गईं, मानो साफ कह रही हूँ, बेटा, अगर पैर भी आगे बढ़ाया ना तो जिंदा दफना दूंगी। पूरी महफिल की निगाहें मुझ पर टिक चुकी थी। कोई तरस खा रहा था तो कोई मजे ले रहा था और कुछ बस तमाशा देखने के मूड में थे। मैनेजर जाओ तो बगल से लगातार मुझे आंखें मटकाकर इशारा कर रहे थे कि भाई, घुटने टेक दे, सरेंडर कर दे। इस खतरनाक लेडी डॉन के साथ डांस करना कोई खेल नहीं, बल्कि सीधे यमराज के बही खाते में अपना नाम लिखवाना था। पर तुम्हारा भाई भी अलग मिट्टी का बना है। मैंने हाथ का तेल मसाला टिश्यू से साफ किया और उठकर खड़ा हो गया। सबकी फटी आंखों के सामने मैं सीधे किंजियों की तरफ कदम बढ़ाने लगा। मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम था कि वो अंदर ही अंदर उबाल रही हैं। दिन में उन्हें रेस में सबसे लास्ट कराया और अब रात को डांस का न्योता देने पहुंच गया। ये सीधे मौत के कुएं में छलांग लगाने जैसा था। पर भाई, मैं भी तो एक पका बिना किसी इमोशन वाला निकम्मा बंदा हूँ। अपना रोल आखिरी सांस तक निभाना है। मैं उनके ठीक सामने जाकर रुक गया। वो नीचे बैठी थी, मैं ऊपर खड़ा था। आग की रोशनी से मेरी एक लंबी सी परछाई उनके पूरे वजूद को ढक रही थी। किन जोंग, मैंने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और झुककर एक जेंटलमैन वाला पोज बनाया। क्या मुझे ये खूबसूरत मौका मिल सकता है? उनकी नजरें मेरे चेहरे से फिसलती हुई मेरे आगे बढ़े, हाथ पर गईं और फिर वापस आकर मेरे माथे पर टिक गईं। मैंने ध्यान से देखा। गुस्से के मारे ग्लास को इतनी जोर से पकड़ा था कि उनकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। आसपास खड़े ऑफिस के चमचे सोच रहे थे कि अब मैडम का ज्वालामुखी फटेगा और कुछ लोग तो मुझे वहां से घसीट कर बाहर ले जाने की पोजीशन में आ चुके थे। लेकिन भाई, पासा पलट गया। किन जियो ने कोई तमाशा नहीं किया। वो कुछ
सेकंड बिल्कुल शांत रहीं और फिर धीरे से अपना नाजुक हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। उनका हाथ बहुत कोल्ड था और बहुत सॉफ्ट भी। मैं थोड़ा शॉक हुआ। स्क्रिप्ट ऐसी नहीं थी। नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से उन्हें जूस मेरे चेहरे पर फेंकना चाहिए था और कहना चाहिए था कि अपनी औकात में रहो, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो धीरे से खड़ी हो गईं और भाई साहब पूरे मैदान में एक साथ सबके मुंह से उफ की आवाज आई, मानो सबने साक्षात कोई चमत्कार देख लिया हो। एचआर मैनेजर ने फुर्ती दिखाते हुए बैकग्राउंड में एक बहुत ही धीमा सुरीला वर्ल्ड्स वॉल्स म्यूजिक चालू करवा दिया। मैं उनका हाथ हमकार मैदान के बिल्कुल बीचों बीच ले आया। मेरा दूसरा हाथ बहुत ही तमीज और हल्के से उनकी कमर पर गया। उनकी कमर सच में बहुत स्लिम थी और कपड़ों के ऊपर से भी एक कमाल का लचीलापन फील हो रहा था। शुरुआत में उनकी बॉडी थोड़ी कड़क और संकोच में थी, पर उन्होंने मुझे पीछे नहीं धकेला। म्यूजिक की धुन बजी और मैंने उन्हें लीड करना शुरू किया। भाई, मैं कोई एक्वा में तीर नहीं मार रहा था। मैं सच में कमाल का डांस करता हूँ। मेरी माताजी खुद एक जानी मानी डांसर रही हैं। उन्होंने बचपन से मुझे मार मार कर 10 तरह के डांस सिखाए हैं और ये वर्ल्ड्स डांस तो मेरा पहला सबक था। शुरू में किंजियों के कदम थोड़े डगमगा रहे थे और बॉडी में अकड़न थी। साफ पता चल रहा था कि उन्होंने डांस आता तो है, पर सालों से प्रैक्टिस छूट चुकी है। मैंने म्यूजिक की बीट्स के हिसाब से अपने कदमों को थोड़ा धीमा किया और उन्हें गाइड किया। भाई, उनकी कैचिंग फन गाजिब की थी। बस 2-4 स्टेप्स के बाद ही वो बिल्कुल मेरे रिदम में आ गईं। हम दोनों गोल गोल घूम रहे थे, कभी पास आते तो कभी दूर जाते। बगल में आग की लपटें चटक रही थीं और पता नहीं कब आसपास का सारा शोर बिल्कुल शांत हो गया था। हर एक इंसान बस हम दोनों को एकटक निहार रहा था। मैंने नीचे झुककर उनके चेहरे को देखा। आग की मध्यम रोशनी में उनके चेहरे की वो कड़क बर्फ थोड़ी पिघलती हुई दिख रही थी। माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थीं। सांसें भी थोड़ी तेज थीं और उनकी वो आंखें, भाई साहब, उस अंधेरे में बिल्कुल आसमान के तारों की तरह जगमगा रही थीं। तुम्हें डांस भी आता है? आखिरकार उन्होंने खुद चुप्पी तोड़ी। आवाज में थोड़ी सी खुरदरापन था। जी, माताजी ने सिखाया था, मैंने धीरे से कहा। हुनर जितने ज्यादा हो, लाइफ उतनी ही आसान होती है ना। तुम निकम्मे तो बिल्कुल नहीं हो। अरे नहीं मैडम, मैं तो पक्का निकम्मा हूँ, मैंने हंसते हुए कहा। बस एक ऐसा निकम्मा जिसे डांस करना आता है। इसके बाद वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी बॉडी की वो अकड़न अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। यहाँ तक कि जब मैंने उन्हें एक बड़ा सा स्पिन राउंड कराया तो उनके हाथ ने खुद ब खुद मेरे कंधे को थोड़ी मजबूती से थाम लिया। जैसे ही म्यूजिक खत्म हुआ, हम रुके। मैंने उनका हाथ छोड़ा और एक बार फिर झुकर आदर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया क्वीन जोंग। उन्होंने मुझे देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। उसमें अचरज था, एक जांचने वाली नजर थी और कुछ ऐसी बातें थीं जिन्हें मैं भी डिकोड नहीं कर पाया। वो शायद कुछ और कहना चाहती थीं, पर तभी आसपास के लोगों की तालियां और सीटियों का शोर इतना तेज हुआ कि उनकी आवाज दब गई। अरे वाह, मजा आ गया। किन जोंग ने क्या शानदार डांस किया। जियांगजे भाई, मान गए। छुपा रुस्तम निकला तू तो। उन्होंने अपनी बात वहीं अंदर दबा ली, बस हल्के से सिर हिलाया और पलटकर अपनी सीट की तरफ बढ़ गई। मैं भी अपनी नाक सहलाता हुआ वापस आया तो मैनेजर जाओ ने लपकर मेरे कंधे पर एक कड़क मुक्का जड़ा। गुरु मान गए। लौंडे, तू तो बड़ा हैवी ड्राइवर निकला। साक्षात किन जोंग को भी सीधे पटरी पर ले आया। मैंने हंसकर कहा, अरे सर, बस तुक्का लग गया, सब किस्मत का खेल है। खैर, उसके बाद का ट्रिप एकदम उबाऊ और बोरिंग रहा। किंजियो ने फिर किसी भी खेलकूद में हिस्सा नहीं लिया। वो बस एक कोने में शांत बैठी अपना जूस पीती रही और जल्दी आग को एकटक देखती रही। मुझे रह रहकर ये फील हो रहा था कि उनकी नजरें चुपके से मेरे ऊपर आकर टिकती हैं, पर जैसे ही मैं उनकी तरफ गर्दन घुमाता, वो बिजली की फुर्ती से अपनी आंखें फेर लेती थी। ट्रिप खत्म हुआ और जब हम वापस दफ्तर लौटे तो मानो पूरी दुनिया वापस अपनी पुरानी पटरी पर आ गई। मैं वही रोज की तरह बिल्कुल आखिरी सेकंड पर अंगड़ाई लेते हुए ऑफिस आने वाला और दिन भर कंप्यूटर पर गेम खेलने वाला कामचोर इंटर्न था। और किन जियो वही कड़क एटीट्यूड के साथ पैर पटक कर चलने वाली, पूरे 2.5 मीटर का रॉब रखने वाली आइस क्वीन सीईओ। वो रात का वर्ल्ड्स डांस अब एक हसीन सपने जैसा लगने लगा था। लेकिन सिर्फ मुझे और उन्हें ही ये अच्छे से पता था कि बैकग्राउंड में कुछ चीजें परमानेंट बदल चुकी हैं। जैसे कि अब वो रोज सुबह बिना एक शब्द बोले मेरी मेज पर एक कप खौलती हुई गर्म कॉफी रख देती थी, बिना चीनी और बिना दूध वाली, एकदम कड़वी, बिल्कुल उनके अपने कड़क स्टाइल जैसी। वो मुंह से कुछ नहीं कहती थी, बस कप रखती और आगे बढ़ जाती थी। अब भाई, पूरी कंपनी ने ये तमाशा अपनी खुली आंखों से देखा था। मैनेजर जाओ के देखने का नजरिया तो अब बिल्कुल ही बदल चुका था। पहले सोचते थे कि ये कोई सिफारिशी लौंडा है, पर अब उन्हें लगने लगा था कि ये होने वाला दामाद जी है। प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के बाकी सहकर्मी भी अब मुझे इज्जत से जियांग भाई कहकर पुकारने लगे थे। उन्हें 100% यकीन हो चुका था कि मेरा और किन जोंग का अंदर ही अंदर कोई तगड़ा लवेरिया चल रहा है। भाई साहब, मैं तो सच में गंगा में नहाकर भी अपना ये पाप नहीं धो सकता था, बिल्कुल फांस गया था। इसी बीच कंपनी के हाथ एक बहुत ही बड़ा और भारी प्रोजेक्ट लगा। विदेश की एक बहुत बड़ी टेक कंपनी इंडिया में अपना कोई तगड़ा पार्टनर ढूंढ रही थी और भाई, उस प्रोजेक्ट का बजट था पूरे 10 अरब रुपए। ये सुनते ही पूरी कंपनी पागलों की तरह काम में जुट गई। किन जियो ने खुद कमान संभाली और एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर दिन रात मीटिंग्स का दौर शुरू कर दिया। अब चूंकि मैं एक मामूली इंटर्न था तो मुझे उन हाई लेवल मीटिंग्स में बैठने का कोई हक नहीं था। मेरा काम बस इतना था कि मीटिंग रूम के बाहर खड़े रहकर टाइम पर सबके लिए लंच बॉक्स का जुगाड़ करूं।
एक दिन दोपहर को जब वो सब मीटिंग खत्म करके बाहर निकले तो हर एक बंदे का चेहरा ऐसा था मानो नानी मर गई हो। खासकर किन जियो का चेहरा तो रोज से ज्यादा सफेद और कड़क था, मानो सीधे साइबेरिया की बर्फीली आंधी दफ्तर के अंदर आ गई हो। मैंने हिम्मत करके लंच बॉक्स आगे बढ़ाया। किन जोंग, खाना खा लीजिए, पर उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। मुझे नहीं खाना। वो इतनी बात बोलकर सीधे अपने कैबिन के अंदर चली गई और धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। मैनेजर जाओ थके हारे कदमों से लंच बॉक्स उठाने आए तो मैंने धीरे से पूछा, अरे सर क्या हुआ, सब ठीक तो है? मैनेजर जाओ ने एक लंबी ठंडी सांस ली। अरे मत पूछो भाई, पूरा पेज फैंस गया है। सामने वाली कंपनी ने जिस बंदे को डील करने भेजा है वो साला एक नंबर का अड़ियल और बददिमाग इंसान है। नाम कोई डेविड है। उसकी शर्तें इतनी अजीब हैं कि सिर घूम जाए। हम लोगों ने पागलों की तरह कई बार प्रपोजल बदला, पर मजाल है जो उसके चेहरे पर एक शिकन भी आए। बहुत ही टेढ़ा और शातिर बंदा है, पता नहीं कहां से आ टपका। मैनेजर जाओ ने उदास होकर कहा, ऐसा लग रहा है जैसे वो जानबूझकर हमारी कंपनी की लंका लगाने आया है। उन्होंने लंच बॉक्स खोला, 2 निवाले मुंह में डाले और फिर बेस्वाद होकर रख दिया। अगर ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया ना छोटे जियांग, तो इस साल का हम सबका बोनस परमानेंटली स्वाहा हो जाएगा। मैंने उनकी बात सुनी पर मुंह से कुछ नहीं बोला। मैं चुपचाप अपनी सीट पर वापस आया, अपना फोन निकाला और एक लाई गाउडन नाम के कॉन्टैक्ट को सीधे एक अड़क मैसेज दागा। अबे साले, तूने जानबूझकर उस डेविड नाम के चमचे को मुझे टांग करने के लिए भेजा है क्या? भाई साहब उधर से बिल्कुल पलक झपकते ही रिप्लाई टपका, अरे जे भाई आपको कैसे पता चला? ओ तेरी, तो ये कंपनी आपकी है? कसम से मुझे दूर दूर तक आइडिया नहीं था। ये लाई गाउडान कोई और नहीं बल्कि मेरे बचपन का सगा लंगोटिया यार था, जिसका असली नाम लाई वेन है और वो जो विदेशी कंपनी थी वो उसी के खानदान की थी। मैंने तुरंत एक और कड़क धमकी भरा मैसेज भेजा, बेटा ज्यादा 3-5 मत कर, फौरन बोल उसे कि चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करे, वरना तेरे बचपन की वो जो बिस्तर गीला करने वाली फोटो मेरे पास पड़ी है ना, वो सीधे तेरी वाइफ के व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दूंगा। उधेर से तो मानो बिजली की स्पीड से रिप्लाई आया, अरे भाई मेरे सगे भाई, ऐसा अनार्थ मत करना। मैं अभी के अभी उस गधे को फोन करता हूँ, वो खुद दौड़ता हुआ आएगा और घुटनों के बल बैठकर साइन करेगा। मैंने तसल्ली से फोन जेब में रखा और देखा कि सीईओ कैबिन का दरवाजा अब भी बंद था। मैंने एक फ्रेश लंच बॉक्स हाथ में उठाया, उधर बढ़ा और धीरे से दरवाजा नॉक करके अंदर गया। आ जाओ। क्विन जियो कांच की उस बड़ी खिड़की के पास अकेली खड़ी थी, बाहर की दुनिया को देख रही थी। उनकी पीठ देखकर साफ लग रहा था कि वो इस वक्त अंदर से काफी टूट चुकी हैं और अकेला महसूस कर रही हैं। किन जोंग, देखिए जान है तो जहां है, खाना खाना जरूरी है। मैंने लंच बॉक्स को सलीके से उनकी टेबल पर टिकाया। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, पेट भरा होगा तभी तो दो हाथ करने की ताकत आएगी। उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। मैंने कहा ना, मेरा मन नहीं है। अरे मैडम, खाना नहीं खाएंगी तो उन दुष्टों से मुकाबला करने की एनर्जी कहां से आएगी? मैंने बिल्कुल देसी अंदाज में कहा। मेरी इस थोड़ी सी अजीब और बेबाक बात ने शायद उनके मूड को हल्का सा झटका दिया। उनके कंधे थोड़े हिले, वो धीरे से मुड़ी, तुम सिर्फ एक मामूली इंटर्न हो, तुम्हें इन सब बातों की क्या समझ? हाँ, मुझे ज्यादा समझ तो नहीं है, मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, पर मुझे इतना जरूर पता है कि अगर हमारी कैप्टन ही हिम्मत हार गई तो हम जैसे छोटे सिपाहियों का तो चूल्हा ही बंद हो जाएगा। उन्होंने बहुत देर तक बिना पलक झपकाए मुझे देखा और फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई टेबल के पास आएंगी। चॉपस्टिक्स उठाई, बॉक्स खोला और बिल्कुल शांत होकर खाना खाने लगी। मैं वहां से हटा नहीं, वही चुपचाप खड़ा रहकर उनके खाना खत्म होने का इंतजार करता रहा। उन्होंने चॉपस्टिक्स रखी और मेरी तरफ देखा। शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। मैं जैसे ही पलटने वाला था तभी अचानक उनके फोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाया। हेलो, क्या डेविड? वो क्या बोल रहा है? अभी के अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है? उसका बिहेवियर अचानक 180 डिग्री कैसे बदल गया? ठीक है, मैं समझ गई। उन्होंने जैसे ही फोन काटा वो वहीं बुत बनकर खड़ी रह गई। उनके पूरे चेहरे पर एक ऐसा अचरज था जैसे उन्होंने साक्षात कोई चमत्कार देख लिया हो। उन्होंने धीरे से अपना सर उठाया और सीधे मेरी आंखों में देखा। वो नजर ऐसी थी मानो किसी जादूगर को देख रही हो। क्या ये सब तुमने किया है? अरे मैडम, मैंने क्या किया? मैं बिल्कुल अनजान और सीधा सादा बच्चा बन गया। भाई, एक्टिंग हमेशा दिल से होनी चाहिए ताकि सामने वाला पकड़ ना सके। किन जियो मुझे बिना पलक झपकाए घूर रही थी। उनकी आंखों में शक का पहाड़ था। डेविड ने साफ शब्दों में मेरा नाम छोड़कर यह कहा है कि प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का वो जो इंटर्न है जियांग जे, सिर्फ वहीं आकर इस डील को फाइनल करेगा। उन्होंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, उसने साफ बोला है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथों ही साइन हो सकता है। मैंने मन ही मन उस ली गाउडान को 1 लाख गालियां दी। उस महाबेवकूफ को मैंने सिर्फ साइन करवाने को कहा था, उसने ये नया ड्रामा शुरू कर दिया। ये तो सीधे सीधे मुझे टावे पर रखकर सेकने वाली बात हो गई ना। पर भाई, मेरे चेहरे पर अभी भी वही भोला भाला और हैरान होने का मुखौटा लगा हुआ था। अरे पर क्यों? मैं तो उस भले मानस को शक्ल से भी नहीं जानता। मैं भी यही पहेली सुलझाना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है। क्विन जियो एक कदम और आगे बढ़ी। उनका ऑरा और एटीट्यूड इस वक्त इतना भारी था कि मुझे सांस लेने में थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगी। जियांग जे, तुम सच सच बताओ, आखिर तुम हो कौन? भाई साहब, ये उन्होंने मुझसे तीसरी बार यही सवाल पूछा था। मुझे अंदर से फील हो गया कि अब मेरा ये निकम्मे वाला मुखौटा ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा और मैंने अभी तक कोई नया बहाना सोचा भी नहीं था। ठीक उसी नजुक मोड़ पर मेरा फोन जोर से बजा। स्क्रीन पर साफ साफ लिखा था डैड। मैंने राहत की एक बहुत लंबी सांस ली। चलो भाई, अपना तारणहार आ गया। मैंने सीधे किन जियो की आंखों के सामने फोन उठाया और जानबूझकर लाउड स्पीकर ऑन कर दिया। हाँ डैड, प्रणाम। अरे शाओजे। फोन की दूसरी तरफ से मेरे पिताजी की वो रौबदार और कड़क आवाज गूंजी। कंपनी में सब कैसा चल रहा है भाई? मन लग गया? उस शाओ किन ने तुम्हें कोई फालतू परेशान तो नहीं किया ना? मैं बिल्कुल साफ
साफ देख सकता था कि ये सुनते ही किन्जियो का पूरा शरीर मानो पत्थर की तरह जम गया। उनकी आंखें अचरज के मारे फैल गईं। नहीं नहीं डैड, मैंने कहा, किन जोंग तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत अच्छी हैं, चलो बहुत बढ़िया। मेरे पिता ने कहा, मैंने तो बस यूं ही हाल चाल जानने के लिए फोन घुमाया था। हाँ, एक और बात, वो जो तुम्हारे ली अंकल का विदेशी प्रोजेक्ट फंसा हुआ था वो तुमने ही सुलझाया है ना? अभी उनका फोन आया था, मुझसे माफी मांग रहे थे और बोल रहे थे कि तुम्हारे सिर्फ एक फोन कॉल ने पूरा तख्ता पलट दिया और काम चुटकियों में हो गया। मेरे पिता की आवाज इतनी लाउड थी कि उस शांत केबिन में अगर एक छोटी सी सुई भी गिरती तो उसका धमाका सुनाई देता। किन जियो का चेहरा अब शक से बदलकर पूरी तरह से सुन्न और हैरान हो चुका था। डैड, असल में ये कहानी थोड़ी लंबी है, बाद में बताऊंगा। चलो ठीक है, मुझे पता है मेरा बेटा बहुत काबिल है। मेरे पिता उधर से खुलकर हंसे। अगर अब वहां नीचे छोटे लेवल पर टाइम पास नहीं करना है तो शाओ किन को सीधे बोल दो, वो तुम्हें सीधे कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट वीपी बना देगी। बस ज्यादा लोड मत लेना, अपना ख्याल रखना। हाँ डैड, समझ गया, अभी रखता हूँ, मेरी एक मीटिंग है। फोन कट गया और मैंने उसे वापस जेब में सरका लिया और फिर मैंने उस सामने बिल्कुल मूर्ति बनकर खड़ी हैरान परेशान क्विन जियो की तरफ देखा। मैंने थोड़ा गला साफ किया। किन जोंग, बात बिल्कुल वही है जो अभी अभी आपके कानों में पड़ी है। तो चलिए अब मैं खुद ही अपना पता खोल देता हूँ। असल बात यह है कि मैं इस कंपनी के चेयरमैन का सगा बेटा हूँ। मैं सच में किसी अच्छे और सॉफ्ट तरीके से बताना चाहता था, पर सिचुएशन ऐसी बनी कि सीधे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। किन जियो के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो बस एकटक मुझे देखती रही। उनके चेहरे के भाव कुछ ही सेकंड्स के अंदर इतनी तेजी से बदले कि मैं भी दंग रह गया। पहले भयंकर शौक, फिर अचानक सब कुछ समझ आने की वो चमक, और आखिरी में एक ऐसा भाव आया जिसमें गुस्सा, दुख और अपनी ही बेइज्जती का एक बहुत ही भारी दर्द छिपा था। मुझे अच्छे से पता था कि उनके दिमाग में वो पिछले 2 महीने की पूरी रील घूम गई होगी कि उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया था। मुझसे फालतू पेपर्स अरेंज करवाना, उस ट्रिप की रेस में मुझे सबसे आखिरी नंबर पर लाकर खड़ा करना और रोज सुबह वो कड़वी ब्लैक कॉफी लाकर देना। वो बेचारी सोच रही थी कि वो किसी मामूली निकम्मे को सीधे रास्ते पर ला रही हैं, पर उन्हें क्या पता था कि वो खुद अपनी ही कंपनी के होने वाले मालिक को रोज दांत पिला रही थी। इसलिए जब वो बोली तो उनकी आवाज बहुत ही सूखी और भारी थी। तो तुम पिछले 2 महीने से सिर्फ तमाशा देख रहे थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे? अरे नहीं नहीं मैडम, मैंने तुरंत अपने दोनों हाथ हवा में लहराए। मैं तो बस एक आम जिंदगी का एक्सपीरियंस लेने आया था, सिर्फ एक्सपीरियंस। उन्होंने एक बहुत ही दर्द भरी और तीखी हंसी हंसी। एक्सपीरियंस? एक निकम्मे और लाचार की जिंदगी का एक्सपीरियंस? किन जोंग, आप सच में गलत समझ रही हैं। मुझे किन जोंग मत कहो। उन्होंने मेरी बात को बीच में ही काट दिया। आवाज में एक अजीब सी टूटन थी। मैं इस नाम के लायक नहीं हूँ। इतना बोलकर वो तेजी से मुड़ी और बाहर जाने लगी, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची वो एक पल के लिए रुकी। जियांग डोंग। उन्होंने अपने दांतों को भींचते हुए बहुत ही मुश्किल से ये 2 शब्द निकाले। कल सुबह मेरा इस्तीफा रेजिग्नेशन लेटर आपकी टेबल पर मिल जाएगा। और धड़ाम से दरवाजा बंद हो गया एक बहुत तेज आवाज के साथ। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। लो भाई, रायता पूरी तरह फैल गया, बात हाथ से निकल गई। अगर मेरे पिताजी को यह भनक भी लग गई कि मेरे वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठने से पहले ही मैंने उनकी कंपनी के सबसे वफादार और हीरे जैसे एम्प्लॉय को गुस्से में भगा दिया है, तो वो सचमुच मेरी टांगे तोड़ देंगे। मैं बिना वक्त गंवाए फौरन बाहर की तरफ भागा। किन जियो, मैंने आज पहली बार पूरी ताकत से उनका असली नाम पुकारा। ये सुनकर उनके कदम 1 सेकंड के लिए ठिठके, पर वो रुकी नहीं, आगे बढ़ती रही। मैं कुछ ही छलांगों में दौड़कर सीधे उनके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं समझाता हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना और ना ही कुछ समझना है। वो मुझे साइड से बाईपास करके आगे बढ़ने लगी। कसम से मेरा वो इरादा नहीं था। मैं जानबूझकर, मैं फिर लपक कर उनके सामने आ गया। सामने से हटो। उनकी आंखें इस वक्त लाइफ में सबसे ज्यादा ठंडी और दूर जाने वाली थी। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगी तो मैं यहाँ से 1-1 इंच भी नहीं हिलूंगा। मैंने पूरी तरह से ढीठपना शुरू कर दिया। वैसे भी निकम्मे वाला मुखौटा तो उतर ही चुका था, तो अब जिद्दी वाला रोल ही सही। जियांग जे, तुम्हें क्या लगता है ये सब बहुत बड़ा मजाक है, खेल है ये? मजाक बिल्कुल नहीं है, मैंने बहुत ही सीरियस होकर कहा। मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। मैं अपने पिछले 2 महीने की हर एक बचकानी हरकत के लिए आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मुझे तुम्हारी इस माफी की रति भर जरूरत नहीं है। तो फिर आपको क्या चाहिए, आप ही बताइए। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे बहुत दूर चले जाओ, हमेशा के लिए। उन्होंने मुझे पूरी ताकत से पीछे धकेला और तेजी से लिफ्ट के अंदर कदम बढ़ा दिए। लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा और उनकी वो आंसुओं से भरी ठंडी नजरें ओझल हो गईं। मैं वहीं कॉरिडोर में अकेला खड़ा रहा। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। ये औरत मेरी उम्मीद से कई गुना ज्यादा स्वाभिमानी और खुददार थी। और भाई, बात सही भी थी। उनके जैसे लोग अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर एक एक सीधी चढ़कर ऊपर आते हैं। उन्हें सबसे ज्यादा नफरत मेरे जैसे लोगों से ही होती है, जो सीधे किस्मत के भरोसे फिनिश लाइन पर पैदा होते हैं। मैंने उनसे इतना बड़ा झूठ बोला, उनकी भावनाओं के साथ खेला। उन्होंने उस वक्त मेरे चेहरे पर एक जोरदार तमाचा नहीं जड़ा। ये भी उनकी शराफत और अच्छे संस्कार थे। मैं वापस भारी कदमों से सीईओ ऑफिस आया। खैर, अब तो ये मेरा ही कैबिन बन चुका था। उस आलीशान बड़ी सी घूमने वाली कुर्सी पर बैठने के बाद भी मेरे दिल को 1% की खुशी नहीं मिल रही थी। और जब मैं अगले दिन सुबह दफ्तर पहुंचा तो मेरी मेज पर सचमुच एक सफेद रंग का लिफाफा रखा हुआ था। उस सफेद लिफाफे के ऊपर बहुत ही साफ और सुंदर लिखावट में नाम दर्ज था, किन जियो। मैंने उस खत को खोला तक नहीं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता था कि अंदर क्या लिखा होगा। मैंने भारी मन से उस इस्तीफे को दरज ड्रॉर के अंदर सरका दिया और फिर मैनेजर जाओ को अंदर बुलाया। मैनेजर जाओ, एक बहुत ही जरूरी पर्सनल काम है। जी जियांग डोंग, हुक्म कीजिए। मैनेजर जाओ अब मेरे सामने बिल्कुल हाथ बांधकर भीगी बिल्ली बनकर खड़े थे।
मुझे बस ये पता करके बताओ कि किन जोंग का असली घर होम टाउन कहाँ है और उनकी फैमिली का क्या बैकग्राउंड है। अरे जियांग डोंग, ये थोड़ा मतलब किसी एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ और प्राइवेसी का मामला है। तो मैंने जो कहा चुपचाप वो करो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। जी बिल्कुल सर, अभी लाया। मैनेजर जाओ की स्पीड सचमुच काबिले तारीफ थी। मुश्किल से आधे घंटे के अंदर एक पूरी फाइल मेरी टेबल पर सज चुकी थी। जन्म एक बहुत ही पिछड़े और दूर दराज के छोटे से कस्बे के साधारण से घर में हुआ था। घर में एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है और माता पिता दोनों गांव में खेती बाड़ी करते हैं। वो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में पूरे इलाके में टॉपर रही थी। हमेशा बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप के दाम पर ही उन्होंने कॉलेज और आगे की बड़ी डिग्रियां हासिल की। वो अपनी पूरी फैमिली की इकलौती उम्मीद और सहारा थे। मैंने आगे पन्ना पलटा और उनकी छोटी बहन और भाई के स्कूल का नाम देखा। वो शहर का एक बहुत ही महंगा VIP प्राइवेट स्कूल था जिसकी एक साल की फीस ही लाखों में थी। ये देखते ही मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। खिन जियू, आप दुनिया के सामने कितनी भी कड़क और स्वाभिमानी क्यों ना बनो, पर आखिरकार आपकी भी एक कमजोर नस है। मैंने बिना वक्त गंवाए मैनेजर जाओ से कहकर उसी वक्त उस छोटे से कस्बे की फ्लाइट टिकट बुक करवाई और उसी दिन शाम होते होते मैं किन जियू के उस छोटे से गांव के बेहद साधारण से घर के सामने खड़ा था। आंगन में सूखी हुई मकई कौन बिखरी पड़ी थी और एक अहदेड़ उम्र की सीधी सादी औरत मर्गियों को दाना डाल रही थी। मुझे वहां अजनबी की तरह खड़ा देख वो रुकी। अरे बेटा, यहाँ किससे मिलना है तुम्हें? नमस्ते आंटी, मुझे किन अंकल से मिलना है, मैंने बड़े अदब से कहा। मैंने पहले ही फाइल में पढ़ लिया था कि उनके पिता का नाम किन जियांगुओ है, हमारे घर के। वो औरत थोड़े संकोच और शक के साथ मुझे ऊपर से नीचे देखने लगी। पर तुम हो कौन भाई? आंटी, मैं उनका एक दूर का रिश्तेदार हूँ। मैंने मौके पर ही एक झूठी कहानी गढ़ दी। वो थोड़ी हिचकिचाहट के साथ मुझे घर के अंदर ले गई। अंदर का नजारा बेहद साधारण और गरीबी से भरा था। एक नीले रंग के साधारण कपड़े पहने हुए बुजुर्ग आदमी खाट पर बैठकर बीड़ी पी रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने फौरन उसे बुझा दिया। आप? नमस्ते क्वीन अंकल, मेरा नाम जियांग जे है। मैंने रास्ते के बाजार से खरीदे हुए अच्छे फल, चाय पत्ती और कुछ सामान टेबल पर रख दिया। अरे बेटा, इस सब की क्या जरूरत थी? किन जियांगुओ ने अपनी झुर्रियों भरी भौहें सिकाड़ें। बस अंकल, एक छोटा सा तोहफा है, बुरा मत मानिएगा। मैंने उनके साथ बैठकर गांव जहान की आम बातें शुरू की और देखते ही देखते बातों बातों में मुझे वो सारी हकीकत पता चल गई जो मैं जानना चाहता था। असल में किन जियांगुओ कुछ साल पहले एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम करते थे, जहां ऊंचाई से गिरने के कारण उनके पैर में भयानक चोट लग गई थी, जिसके बाद से वो कोई भी भारी काम करने के लायक नहीं रहे। अब पूरे घर का, दोनों बच्चों की पढ़ाई का सारा बोझ अकेले किन जियों के नाजुक कंधों पर आ गया था। भाई बहन की महंगी फीस, उनका रहना खाना, घर का राशन और बीमार पिता की दवाइयों का खर्च, हर महीने एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता था। अब जाकर मुझे समझ आया कि वो लड़की दफ्तर में इतनी पागलों की तरह मेहनत क्यों करती थी। वो सिर्फ अपने करियर के लिए नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को जिंदा रखने के लिए लड़ रही थी। हमारी जियू तो बचपन से ही इतनी समझदार और गुणी है ना। उनकी माँ ने अपनी बेटी का जिक्र करते हुए बेहद गर्व से पर आंखों में आंसू भरकर कहा, बस थोड़ी ज्यादा ही खुददार है, मन का दुख किसी को बताती नहीं, सब कुछ अकेले ही सहती है। जी आंटी, बिल्कुल सही कहा। किन जियांगुओ ने भी एक ठंडी आह भरी। उसने परदेश में हमारे लिए न जाने कितने दुख उठाए होंगे। उनकी ये बातें सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी टीस उठी। मैं जिसे अब तक सिर्फ एक घमंडी बर्फ की चट्टान समझ रहा था, असल में उस चट्टान के नीचे जिम्मेदारियों का एक बहुत बड़ा पहाड़ दबा हुआ था। उनके माता पिता से विदा लेकर मैं तुरंत शहर वापस नहीं लौटा, बल्कि मैं सीधे उनके भाई बहन के उस महंगे VIP स्कूल के पास पहुंचा। मैं अंदर नहीं गया, बस बाहर गाड़ी खड़ी करके गेट पर इंतजार करने लगा। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो मैंने उन दोनों बच्चों को उस आलीशान यूनिफॉर्म में बाहर आते देखा। उनके चेहरों पर दुनिया जहान की फिक्रों से दूर एक बेहद मासूम और प्यारी सी मुस्कान थी। वो उस छोटे से पिछड़े गांव से बिल्कुल अलग एक दूसरी ही दुनिया के लग रहे थे। मैंने जेब से फोन निकाला, उनकी एक प्यारी सी फोटो खींची और सीधे किन जियों के नंबर पर सेंड कर दी। मुझे अच्छे से पता था कि उन्होंने मेरा नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल रखा होगा, इसलिए मैंने इंटरनेट मैसेज की जगह एक नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज SMS का इस्तेमाल किया। फोटो भेजने के ठीक बाद मैंने नीचे एक छोटी सी लाइन लिखकर भेजी, आपके भाई और बहन सच में बहुत प्यारे हैं। मैसेज सेंड करके मैंने फोन जेब में रखा, गाड़ी स्टार्ट की और एयरपोर्ट की तरफ बढ़ गया। मुझे 100% यकीन था कि ये मैसेज देखते ही वो खुद मुझे ढूंढते हुए आएंगी। मैं अभी शहर वापस पहुंचा ही था, अभी अपने फ्लैट तक भी नहीं गया था कि अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक बिल्कुल नया अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से बिल्कुल गुस्से और घबराहट से कांपती हुई आवाज आई, जियांग जे, तुम? अरे कुछ नहीं मैडम। मैंने गाड़ी को सड़क के किनारे सेफ जगह पर रोका। बस यूं ही मौसम अच्छा था तो आपके गांव की तरफ घूमने निकल गया था और लगे हाथ अंकल आंटी का आशीर्वाद भी ले लिया। अगर तुमने मेरे परिवार को एक खरोंच भी पहुंचाई ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे मैडम, मैं उन्हें क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? मैंने तो बल्कि अंकल के लिए शहर की सबसे बेहतरीन चाय पत्ती भी गिफ्ट की है। मैंने बहुत ही शांत होकर कहा, किन जोंग नहीं, अब तो मुझे आपको सिर्फ जियू कहना चाहिए। चलिए अब ज्यादा ड्रामा किए बिना किसी जगह बैठकर आमने सामने बात करते हैं। मुझे तुमसे कोई फालतू बात नहीं करनी, रास्ता नापो अपना।
अपना। अच्छा ऐसा क्या? मैंने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। वैसे आपके भाई बहन के अगले सेमेस्टर की फीस जमा करने की लास्ट डेट बिल्कुल पास आ गई है ना? अगर उस बड़े आलीशान स्कूल के मैनेजमेंट को ये भनक भी लग गई कि उनके घर के असली हालात क्या हैं, तो पता नहीं वो उन मासूम बच्चों को आगे वहां बैठने भी देंगे या नहीं। ये सुनते ही फोन की दूसरी तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सिर्फ उनके घबराहट में तेज तेज सांस लेने की आवाज आई थी। मुझे अच्छे से पता था कि मेरा ये तीर सीधा निशाने पर लगा है और मैंने उनकी सबसे कमजोर नास दबा दी है। भाई मुझे पता था कि ये तरीका बहुत ही घटिया और ब्लैकमेलिंग जैसा था, पर उनके जैसी हद से ज्यादा स्वाभिमानी और जिद्दी औरत को वापस पटरी पर लाने का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कहाँ मिलना है? बहुत देर के भारी सन्नाटे के बाद आखिरकार उनके मुंह से दांत भींचते हुए ये दो शब्द निकले। मैंने तुरंत एक एड्रेस बताया जो हमारी कंपनी के बिल्कुल पास का ही एक शांत सा कैफे था। लगभग आधे घंटे के बाद मैंने कैफे का दरवाजा खुलते और उन्हें अंदर आते देखा। उन्होंने आज ऑफिस वाले वो कड़क फॉर्मल कपड़े नहीं पहन रखे थे, बल्कि एक बेहद साधारण सी साफे टी शर्ट और नीली जीन्स पहन रखी थी। बाल भी पीछे बांधे नहीं थे, बल्कि कंधों पर खुले हुए थे। उस लुक में उनके चेहरे का वो लेडी बॉस वाला रौब थोड़ा कम लग रहा था और एक अजीब सी बेबसी और मासूमियत साफ झलक रही थी। उनका चेहरा खराब लग रहा था, आंखें हल्की हल्की सूजी और लाल थे, मानो वो अभी अभी बहुत रोई हों। वो आकर बिल्कुल मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गईं। हाँ बोलो जियांगजे, उन्होंने बहुत ही भारी आवाज में कहा। साफ साफ बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं? मैंने कहा मेरी शर्त बहुत ही सिंपल है। मैंने जेब से एक चमचमाता हुआ बैंक कार्ड निकाला और धीरे से उनकी तरफ सरका दिया। आप चुपचाप कंपनी वापस आ रही हैं और अपनी उसी सीईओ की कुर्सी को दोबारा संभाल रही हैं। और सुनिए, इस कार्ड के अंदर पूरे 50 लाख रुपए हैं और इसका पिन नंबर है आपका अपना बर्थडे, जन्मदिन। इसे आप बस